फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं 2021 की हॉरर थ्रिलर मूवी ओल्ड के बारे में। ओल्ड के बारे में भी बात करेंगे वैसे फ्रेंड्स, पर वैसे आपने कभी सोचा कि उस आइलैंड पर ऐसा रहस्यमय प्रभाव क्यों था? आई मीन ओल्ड मूवी में जिस आइलैंड का जिक्र है जिसमें टाइम तेजी से बीतता है, आइलैंड का वो हिस्सा। खैर, ये बातें तो फ्रेंड्स ओल्ड पार्ट 2 में ही दिख सकती हैं। वैसे मैं इसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए भी आपको पहले एक्सप्लेनेशन सुनना पड़ेगा। तो चलिए एक्सप्लेनेशन ही पहले करते हैं। मूवी की शुरुआत फ्रेंड्स वैसी ही होती है जैसी आमतौर पर हॉरर मूवीज में होती है, यानी कि एक हैप्पी फैमिली या फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, तो वो एक जर्नी पर जाने वाले होते हैं। ऐसे ही होता है ना हॉरर मूवीज में। और उस जर्नी पर एक खौफनाक मोड़ आ जाता है, फिर बाद में धीरे धीरे करके वो एंटर होता है और जो खुशनुमा माहौल को डरावने माहौल में बदल देता है। सब कुछ बिल्कुल वैसे ही होता है जैसे एक बारिश की बूंद आसमान से गिरती है तो वो बिल्कुल साफ होती है, लेकिन उस बूंद को नहीं पता होता कि वो कहाँ जाने वाली है। हॉरर मूवीज में तो खैर उस बूंद की जर्नी ऐसी दिखाई जाती है जैसे वो एक डरावनी जगह ही जाकर गिरने वाली है। तो फ्रेंड्स, कुछ ऐसा ही ओल्ड मूवी की शुरुआत में भी होता है। इसमें भी शुरुआत में हम देखते हैं एक हैप्पी फैमिली को, द कापा फैमिली, गाय कापा और उनकी बीवी प्रिस्का कापा, और साथ में उनके 2 बच्चे, 12 साल की बेटी मैडिक्स और 6 साल का लड़का ट्रेंट। वो सभी मिलकर जा रहे होते हैं छुट्टी मनाने एक बीच साइड रिजॉर्ट अनामिका में। वहां पहुंचकर खुद मैनेजर आकर उनका वेलकम करते हैं, स्पेशली उनके लिए, यानी उनके प्रेफरेंस में बनाया गया ड्रिंक उन्हें सर्व किया जाता है। सब कुछ वहां इतना शानदार था कि प्रिस्का को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि ऑनलाइन, वो भी इतने लो बजट में जितना उनके पास था, इतनी शानदार जगह पर छुट्टी मनाने का मौका मिल सकता है किसी को। प्रिस्का ने तो रैंडमली चूज किया था जस्ट बिकॉज उन्हें इस गेटअवे की जरूरत थी, क्योंकि इसके बाद वो गाय को डिवोर्स देने वाली थी। गाय से प्रिस्का के रिश्ते कहीं ना कहीं बिगड़े हुए चल रहे थे। जब भी ये दोनों अकेले होते तो उसी गड़बड़ी का असर तनाव के रूप में इनके बीच में पैदा हो जाता और झगड़े की आवाजें बच्चों के कानों तक पहुंच जाती। प्रिस्का के साथ फ्रेंड्स एक और भी परेशानी थी कि उसके पेट में एक ट्यूमर भी था और वो नहीं जानती थी, आई मीन वो श्योर नहीं थी कि वो कैंसरस है या नहीं। तो कहानी में यहाँ उनके बच्चों ट्रेंट और मैडिक्स की फिलहाल की जो खुशी है ना फ्रेंड्स, इतनी शानदार और लग्जूरियस जगह पर छुट्टी मनाने आने को लेकर, तो वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि बहुत सा सच वो नहीं जानते, पर आने वाले दिनों में जान जरूर लेने वाले थे, क्योंकि प्रिस्का गाय से रिलेशन तोड़ने को लेकर डिटरमाइंड थी। लेकिन फिलहाल वो लाइफ की सारी टेंशनें भूलकर बस आज का जीने का सोच रही थी। 3 दिन बस लाइफ के मजे लूटने का और बच्चों को अच्छी यादें देने का। मैडिक्स और ट्रेंट को तो ये रिजॉर्ट बहुत ज्यादा ही पसंद आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतना कुछ था एंटरटेनमेंट फैसिलिटी के नाम पर। आंखों को देखने के लिए शानदार नजारे तो थे ही, जो बच्चे फील भी बड़ों से अच्छी तरह से कर लेते हैं, पर साथ ही था शानदार खाना, अलग अलग तरह के जूसेस और आइसक्रीम्स, और साथ ही बड़े लोगों के लिए जो आकर्षण था वो ये था कि होटल में उनकी डाइट और मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग भी फूड अवेलेबल था। जैसे कि अब हम एक लेडी को देखते हैं क्रिस्टल नाम से, उसे कैल्शियम डिफिशियंसी थी, तो वो अपनी मेडिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग कैल्शियम रिच जूस ऑर्डर करती है। इसी वक्त हम देखते हैं पेट्रिशिया नाम की एक लेडी को भी, जिसे अचानक से मिर्गी के दौरे पड़ने लगते हैं। आज के दौर में फ्रेंड्स किसी को भी अपने आसपास पेशेंट्स के मौजूद होने की आदत होती है। मूवी में भी अगर आप रिजॉर्ट अनामिका में एज अ गेस्ट आए हुए हैं तो आपको ये बात हाईलाइट होती थी कि होटल में आपके साथ आपके आसपास एक से ज्यादा टिपिकल मेडिकल कंडीशन वाले लोग मौजूद हैं, खास तौर से अगर आप आते डाइनिंग एरिया में। पर बच्चों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक तो पेरेंट्स उन्हें ऐसे नजारे देखने ही नहीं देते और बच्चे आपस में ही मस्त रहते हैं, कुछ ये भी बात है। ट्रेंट को तो अब अपनी उम्र का एक दोस्त भी मिल जाता है, होटल के मैनेजर का भतीजा, जिसका नाम होता है इडलिप। ट्रेंट और इडलिप तो पूरा दिन बहुत मस्ती करते हैं और उनका एक साइन लैंग्वेज भी बन जाता है, जिसमें वो एक दूसरे को सीक्रेट मैसेज पास करने वाला गेम भी खेलते हैं। तो पहला दिन तो सबका ही कमाल का बीत जाता है। नेक्स्ट डे जब वो लोग खाना खा रहे होते हैं तो मिस्टर मैनेजर आकर उन्हें कहते हैं कि पास में ही एक बहुत बढ़िया प्राइवेट बीच है, जहां होटल के हर गेस्ट को नहीं ले जाया जाता है, लेकिन अगर वो लोग चाहें तो उनका वहां वेलकम है। गाय और प्रिस्का तो और भी खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं इडलिप को, जिसे शायद ट्रेंट से कुछ कहना था, लेकिन तभी उसके अंकल फोर्सफुली आकर उसे वहां से ले जाते हैं। कुछ ही देर बाद हम कापा फैमिली को देखते हैं एक वैन में बैठते हुए उस प्राइवेट बीच की ओर जाते हुए। वैन में दाखिल होते ही वो लोग पाते हैं कि वैन में एक और फैमिली भी है, वही कैल्शियम डेफिशिएंसी वाली लेडी क्रिस्टल, उसका पति चार्ल्स और बेटी कारा, चार्ल्स की माँ एग्नेस और उनका डॉग। वैन का ड्राइवर जो उन्हें बीच के उस सीक्रेट हिस्से में ले जा रहा होता है ना फ्रेंड्स, ये बीच पहुंचने से
से काफी पहले ही उन्हें उतार देता है, ये कहकर कि उसे वैन लेकर वापस जाना है, इसलिए यहाँ से आगे उन्हें पैदल ही जाना पड़ेगा। यहाँ दिलचस्प ये है कि सिर्फ कुछ ही घंटों की ट्रिप थी, जबकि होटल की ओर से कुछ दिन चल जाने जितना खाना इन्हें भेजा गया था। इन लोगों के लिए जो सारा खाना भेजा गया था वो ड्राइवर सामान के साथ इन्हें हैंडओवर करके अब वैन लेकर वापस चला जाता है। जाते जाते वो इन्हें कहकर जाता है कि वो ठीक 5 बजे इन्हें लेने वापस आएगा। सभी लोग एक अजीब सी बड़ी सी चट्टानी दरार में से होकर एक एक करके उस बीच में एंटर करते हैं और नजारा देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। बच्चे तो बहुत ही खुश हो जाते हैं और तीनों ही बच्चे एक दूसरे के साथ खेलने लग जाते हैं। तभी मैडिक्स को वहां कुछ ही दूरी पर एक आदमी दिखता है और जिसे मैडिक्स फौरन पहचान लेती है क्योंकि वो एक फेमस रैपर होता है। मैडिक्स जिसकी फैन थी और जिस रैपर का नाम था सीडन। मैडिक्स तो उसी वक्त जाकर उससे बात करना चाह रही थी, वो उसका ऑटोग्राफ भी लेती शायद, पर गाय उसे रोक देता है। यहाँ का पीसफुल माहौल अपने आप में ही बहुत कुछ कह रहा था इन्हें, और बहुत कुछ ऐसा भी हो रहा था जिस पर अभी किसी अडल्ट का भी ध्यान नहीं गया था, पर बच्चों को जिसका पता सबसे पहले चलने वाला था। बीच के किनारे मस्ती में टहलते हुए कारा और मैडिक्स को अब बहुत से जंग लगे चाकू मिलते हैं। पुरानी डॉल्स भी थी वहाँ पड़ी हुई, शायद ये उन लोगों का सामान था जो लोग इनसे पहले यहाँ आए होंगे। पर सोचने वाली बात ये थी कि वो लोग अपने सामान को ऐसे ही फेंक कर क्यों चले गए। अब हम यहाँ नोटिस करते हैं कि बच्चों को ना जाने क्यों बहुत भूख लग रही थी और एग्नेस का डॉग पता नहीं क्यों भौंकना बंद ही नहीं कर रहा था। वहीं दूसरी ओर ट्रेंट तैरने में मशगूल था और तैरते हुए ट्रेंट नोटिस करता है कि पानी में एक भी मछली नहीं है। साथ ही जब वो अकेला तैर रहा था तो कोई चीज आकर पीछे से उसे टकराती है और ये कोई आम चीज भी नहीं थी बल्कि एक औरत की डेड बॉडी थी। तो ट्रेंट चीख पड़ता है। सब वहाँ चले आते हैं तो देखकर हैरान रह जाते हैं कि एक औरत की लाश है। सभी को लगने लगता है कि सीडन ने ही इसका खून किया होगा क्योंकि उनसे पहले वो ही यहाँ पर था। मगर सीडन कहता है कि ये लड़की उसके साथ आई जरूर थी लेकिन उसे नहीं पता ये मरी कैसे, ये तो तैरने गई थी और फिर गायब हो गई। अब हम ये भी नोटिस करते हैं कि सीडन की नाक से खून आ रहा होता है। चार्ल्स को स्ट्रांगली सीडन पर शक हो रहा होता है। सब अब मानने लगते हैं कि शायद जब सीडन इस लड़की को मार रहा था तभी उसे ये चोट लग गई और इसी वजह से उसकी नाक से खून आ रहा है। शक की वजह ये भी थी कि सीडन को रिजॉर्ट में फोन करना चाहिए था लेकिन उसने नहीं किया, पर हकीकत तो ये थी कि इस जगह टेलीफोन के सिग्नल ही नहीं थे। पर फिर भी चार्ल्स का सीडन पर जबरदस्त शक बरकरार रहता है। बहुत कुछ इसलिए भी कि चार्ल्स को स्किज़ोफ्रेनिया की बीमारी थी, उसे हेलुसिनेशंस आते रहते थे और बातों को लिटरली इग्नोर करने में उसे परेशानी होती थी। इसी बीच जेरिन और पैट्रिशिया भी वहाँ आ जाते हैं। उन्हें भी रिसोर्ट से वैन यहाँ छोड़कर गई थी। सब जानकर जेरिन बाहर जाने की कोशिश करता है क्योंकि जंगल तक पहुँचते तो इन्हें जरूर नेटवर्क मिल जाता, पर वो बीच से निकल ही नहीं पाता। उस चट्टानी दरार वाली गुफा से पैदल चलकर जंगल में जाने की कोशिश करते हुए वो बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी ओर चार्ल्स की माँ एग्नेस की अचानक ही मौत हो जाती है। कोई नहीं समझ पाता कि आंटी जी को अचानक हुआ क्या। सभी की ये ट्रिप अब खटाई में पड़ चुकी थी क्योंकि 3 घंटे में 2 मौतें हो गई थी। जाहिर है ये वो मेमोरीज नहीं थी जिन्हें कलेक्ट करने इनमें से कोई भी यहाँ छुट्टी मनाने आया था। अगर ये लोग रिजॉर्ट में जा पाते वापस तो बाकी की छुट्टी तो ये घर जाकर ही मनाते। आगे की छुट्टी ये होटल में मनाने का सोच ही नहीं सकते थे इतना कुछ देख लेने के बाद। पर ये लोग जा पाते तभी तो। प्रिस्का तो बच्चों की फिक्र में मरी जा रही थी लेकिन बच्चे तो कहीं गायब ही हो गए थे। और फाइनली जब बच्चे उसके सामने आते हैं तो वो शॉक हो जाती है क्योंकि वो ट्रेंट और मैडिक्स ही थे, पर आधे घंटे में वो बच्चे टीनेजर बन चुके थे। वो दोनों तो बिल्कुल पहचान में ही नहीं आ रहे थे लेकिन माँ बाप तो बच्चों को पहचान ही लेते हैं। पर प्रिस्का के लिए तो ये सब गाय से ज्यादा शॉकिंग रहा। वो तो बिल्कुल सदमे में ही आ गई। वो अब समझ जाती है कि क्यों थोड़ी देर पहले मैडिक्स उसे कह रही थी कि उसके कपड़े उसे टाइट फील हो रहे हैं। उधर कारा भी अब बड़ी हो चुकी थी। इन बच्चों का शारीरिक विकास इतनी तेजी से हो रहा था कि बच्चे अब सदमे में थे। चार्ल्स एक सर्जन है तो उसे लगता है कि बीच पर शायद कोई वायरस है जो बच्चों पर हमला कर रहा है। इसी बीच एग्नेस का कुत्ता भी गुजर जाता है। चार्ल्स तो अब बहुत ही परेशान हो चुका था। उसके लिए सामान्य रहना वैसे भी ऑल टाइम एक चुनौती ही रहती थी जो इन हालातों में अब नामुमकिन सा हो जाता है। वो अपनी दिमागी प्रॉब्लम को अभी तो छुपा रहा था हर वक्त के जैसे ही, लेकिन आगे तो सब जान ही जाएंगे। उसका सारा गुस्सा जल्दी ही निकलता है सीडन पर और चार्ल्स अचानक ही उसे चाकू मार देता है। अब सब देखते हैं कि सीडन के चेहरे पर जहां चाकू से कट लगा था वहां से खून तो बहता है पर सिर्फ
कुछ सेकंड्स उसके बाद घाव अपने आप ही भर जाता है। बच्चों की तेज शारीरिक बढ़त के जैसे ही शरीर के जख्म भरने की कुदरती प्रक्रिया भी इस आइलैंड पर तेजी से हो रही थी, यानी बड़े लोगों के शरीर भी आइलैंड के प्रभाव से अछूते नहीं थे और शायद इसीलिए चार्ल्स की मां की मौत हो गई थी। अब सब घबरा जाते हैं, उस बीच से निकलने की साथ मिलकर वो कोशिश करने लगते हैं, पर उस चट्टानी दरार को पार करते हुए फिर से एक बार इनके हाथ सिर्फ बेहोशी ही लगती है। अब इन्हें लगता है कि तैर कर ही इस बीच के रिसोर्ट वाले हिस्से में इन्हें जाना पड़ेगा, लेकिन इसमें खतरा था तो सब डर रहे थे और अभी तो कोई भी इसकी हिम्मत नहीं कर पाता। वो लोग अभी सोच ही रहे थे कि आगे क्या किया जाए कि तभी प्रिस्का बेहोश होकर गिर जाती है, क्योंकि उसके पेट में जो ट्यूमर था वो अब बढ़ रहा था। जो ट्यूमर कल तक सिर्फ 3 सेंटीमीटर का था अब क्रिकेट बॉल जितना बड़ा हो चुका था और भी तेजी से वो बढ़ रहा था। चार्ल्स और जेरिन अब प्रिस्का को चेक करने लगते हैं। अरे हाँ, आई एम सॉरी, मैं आपको ये बताना भूल गया कि जेरिन भी एक नर्स है। तो ये दोनों प्रिस्का को चेक करने लगते हैं और चेक करके ये दोनों गाय को कहते हैं कि उन्हें अभी ट्यूमर को निकालना पड़ेगा वरना प्रिस्का की जान नहीं बचेगी। गाय फौरन राजी हो जाता है तो चार्ल्स अब ऑपरेशन स्टार्ट करता है, पर चाकू से जैसे ही वो प्रिस्का के पेट पर एक गहरा सा कट लगाता है तो घाव पल भर में भर जाता है, क्योंकि आइलैंड के इस हिस्से में वक्त की रफ्तार कई गुना ज्यादा तेज है, इसलिए जो घाव हफ्तों में नहीं भरना था वो सेकंड्स में भर गया था। तो सबको कहा जाता है कि अगला कट लगे तो वो स्किन को खींच कर रखें। इस तरह से फाइनली सबके सपोर्ट से प्रिस्का का ट्यूमर जब तक बाहर आता है वो खरबूजे या छोटे कद्दू जितना बड़ा हो चुका था, पर अब क्योंकि प्रिस्का के पेट से वो निकाला जा चुका था तो वो होश में आ जाती है और ठीक फील करने लगती है। वहीं दूसरी ओर सीडन की नजर पड़ती है उस औरत की लाश पर जो उसके साथ आई थी, तो वो चीख पड़ता है क्योंकि उसकी लाश से मांस गायब हो चुका था। नेचुरल कंडीशंस में ये होने में 7 साल लग जाते, पर यहाँ ये हुआ कुछ ही घंटों में। अब तक उन्हें कुदरत की ओर से कई इशारे हो चुके थे, तो अब जाकर वो समझ पाते हैं कि किसी वजह से आइलैंड के इस हिस्से में वक्त की रफ्तार कई गुना तेज है। यहाँ बिताए 2.5 घंटे बराबर है नॉर्मल दुनिया के 6 साल जितने वक्त के, यानी कि अगर उन्होंने यहाँ एक भी दिन बिताया तो अगले दिन तक तो वो शायद जिंदा ही नहीं होंगे, या होंगे भी तो डीप ओल्ड एज में होंगे। यानी इनकी डेडलाइन थी कि इन्हें कुछ ही घंटों में आइलैंड से कैसे भी करके निकलना था। बच्चों का बढ़ना तो ज्यादा स्पष्ट था, लेकिन जवान लोग जैसे कि गाय, प्रिस्का, सीडन और बाकियों के शरीर भी वक्त की मार झेल रहे थे, तभी तो उनके चेहरे पर झुर्रियां आ गई थी। सब लोग समझ जाते हैं कि इस जगह पर उनके लिविंग सेल्स की ग्रोथ तेज है, तो यही वजह है कि जैसे ही वो यहाँ से बाहर जाने की कोशिश करते हैं ये ग्रोथ धीमी और तेज होने की वजह से वो बेहोश हो जाते हैं, जैसे कि अंतरिक्ष में हो वो सब और वापस जाने की कोशिश कर रहे हो अर्थ पर। तो इन्हें भी अब एक स्पेस सूट जैसी चीज की ही जरूरत थी, जो अंतरिक्ष की जैसी उस सरहद यानी कि उस चट्टानी दरार से पार होते वक्त इनकी बॉडी को ढककर सेल्स की ग्रोथ में हो रहे उतार चढ़ाव को धीमा रखकर इन्हें होश में बनाए रखने में मदद कर पाती। तभी ये उस दरार को पार कर सकते थे, पर इनके पास तो ऐसी कोई चीज नहीं थी। बिना ऐसी चीज के ये कोशिश करते थे तो शरीर पर इतना दबाव पड़ता कि 20 साल की बढ़त 1 मिनट में होने जैसा हो जाता था। जैसे प्रेशर कुकर में 2 घंटे में उबलने वाली चीज 20 मिनट में उबल जाती है ना, तो वैसा ही प्रेशर इनके शरीर पर पड़ता था, बस ये इनकी एज को डबल करके बढ़ा देता था। इनका शरीर उससे भी तेज रफ्तार से बूढ़ा हो जाता जितना नॉर्मल आइलैंड पर भी नहीं होता था। इसलिए तो दरार पार करने से पहले ही ये बेहोश होकर गिर जाते थे, क्योंकि इतना उतार चढ़ाव इनकी बॉडी नहीं झेल सकती थी। तो निकलने के दूसरे तरीकों का ही सोचने में फिलहाल ये लोग लगे हुए थे, क्योंकि और तो कोई चारा इनके पास था नहीं। भूख भी इन्हें ज्यादा लग रही थी, क्योंकि बढ़ते सेल्स को ज्यादा पोषण चाहिए और अपनी अपनी मेडिकल कंडीशंस भी थी सबकी। तो टाइम की स्पीड बढ़ने से इनकी मेडिकल कंडीशंस के साइड इफेक्ट भी मानो बढ़ गए थे, तो इन्हें बढ़ती भूख के साथ साथ वो साइड इफेक्ट भी झेलने पड़ रहे थे। सबसे ज्यादा तो इन साइड इफेक्ट्स का चार्ल्स पर असर दिख रहा था, क्योंकि वो पागल होता चला जा रहा था। पर सबसे ज्यादा बुरा तो बच्चों के साथ हो रहा था, क्योंकि जवानी के बदलाव सहने के लिए वो मन से तैयार नहीं थे। वो मन से तो अब भी बच्चे ही थे। तो इसी वजह से कारा और ट्रेंट के बीच सेक्स हो जाता है और कारा प्रेग्नेंट भी हो जाती है। और क्योंकि महीने मिनटों में बीत रहे थे, तो अगले 5 मिनटों में ही उसकी डिलीवरी की भी नौबत आ जाती है। वो एक बच्चे को जन्म भी देती है, पर उस बच्चे का विकास इतनी तेजी से हो रहा था, उसके सेल्स को बढ़ने के लिए जितना पोषण चाहिए था उतना तेजी से वो खा पी नहीं सका, क्योंकि वो बहुत छोटा था। वो भूख से मर गया, कोई भी कुछ ना कर सका। इसी के साथ सबको ये एहसास हुआ कि वक्त हाथ से निकला जा रहा है। क्रिस्टल का खूबसूरत चेहरा अब झुर्रियों से भर चुका था और वो मुंह छिपाए आइलैंड पर भटक रही थी, कारा कारा चिल्लाते हुए। लेकिन चार्ल्स को तो किसी बात की परवाह नहीं थी, उसे तो हर कोई बस अपना दुश्मन दिखाई पड़ रहा था। तो पागलपन में वो अब इतनी बार चाकू मारता है सीडन को कि सीडन के जख्मों के भरने को टाइम ही नहीं मिल पाता और उसकी वही मौत
मौत हो जाती है। सब अब डर जाते हैं, पर वो चार्ल्स को कहीं कैद तो कर नहीं सकते थे, ना ही मार सकते थे, तो वो बस चार्ल्स से उसका चाकू ले लेते हैं। अब जेरिन ये तय करता है कि वो रिस्क लेगा, तैर कर रिसोर्ट जाएगा, क्योंकि पेट्रिशिया की दवाएं लानी थी उसे। ये भी कमाल था कि कई घंटों में पेट्रिशिया को दौरे नहीं पड़े थे, जबकि ये कई घंटे कई सालों के बराबर बीते थे। शायद समय की गति में उतार चढ़ाव से उसकी बीमारी ही मानो दब सी गई थी, पर फिर भी जेरिन को फिक्र थी, तो वो तैर कर निकल जाता है और बाकी सभी लोग आपस में डिस्कस करने लगते हैं कि उनके साथ ये हो क्या रहा है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद उन्हें एक सिमिलैरिटी के बेसिस पर एक बात समझ में आती है कि उन्हें शायद यहाँ लाने के लिए चुना गया है, क्योंकि उनके ग्रुप में लगभग सभी किसी न किसी रेयर मेडिकल कंडीशन से ग्रस्त हैं। जैसे कि चार्ल्स को डिमेंशिया था, क्रिस्टल को हाइपोकैल्सीमिया और प्रिस्का को ट्यूमर था, सीडन को ब्लड क्लॉटिंग से जुड़ी परेशानी थी। सबको ही कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन थी, यानी कि ऑलमोस्ट सब बीमार थे। तो कुछ तो कारण होगा इन बीमार लोगों को यहाँ भेजने का, पर क्या? गाय को याद आता है कि उसने होटल में आने के बाद एक कैटलॉग देखा था वॉरेन एंड वॉरेन फार्मास्यूटिकल कंपनी का, कि वो इस होटल की शेयर होल्डर हैं। प्रिस्का को भी इस रिजॉर्ट के बारे में ऑनलाइन एक मेडिकल एडवर्टाइजमेंट से ही पता चला था, यानी कि कुछ तो कनेक्शन जरूर था इन बातों के बीच, पर यहाँ फंसे फंसे इन बातों का पता नहीं लगाया जा सकता था। इसके लिए भी बाहर जाकर इन्हें पुलिस को सारी जानकारी देनी थी पहले। पर हाँ, इतना जरूर समझ गए थे ये लोग कि ये सारा खेल रिजॉर्ट वालों का है। उन्होंने जानबूझकर इन्हें यहाँ फंसाया है, साथ ही उन्होंने इनके पासपोर्ट भी ले लिए हैं। दैट मींस कि वो शैतान लोग इन सभी का आइलैंड आने का पूरा रिकॉर्ड इजीली छुपा सकते हैं। अब जेरिन की भी लाश तैर कर किनारे पर आ जाती है, वो भी तैर कर पार नहीं जा सका। कारा के लिए भी जो कुछ चल रहा था उसे सहन करना मुश्किल होता जा रहा था। कुछ ही घंटों में उसके साथ कितना कुछ हो गया था। हालांकि ट्रेंट उसे दिलासा दिए जा रहा था, पर उसे अपना फ्यूचर बचाना था। तो ट्रेंट की नजर बचते ही वो चट्टानों पर चढ़ने लग जाती है, पर उसके साथ भी वही होता है, वो आइलैंड के उस प्रभाव के पार नहीं जा पाती। ऊपर पहुंचने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है और बहुत ऊंचाई से होश गुम होने की वजह से वो नीचे गिरकर मारी जाती है। अब पेट्रिशिया को इतने जबरदस्त दौरे पड़ते हैं कि वो भी मारी जाती है, यानी कि अब गाय, प्रिस्का और बच्चों के अलावा बस क्रिस्टल और चार्ल्स ही बचे थे। शाम होने के साथ साथ गाय की नजरें जवाब देने लग जाती हैं और प्रिस्का का एक कान जवाब दे जाता है, यानी कि इनका बुढ़ापा बढ़ रहा था। क्रिस्टल तो छुप गई थी, क्योंकि किसी को अपना चेहरा वो दिखाना ही नहीं चाह रही थी। जो कुछ भी चल रहा था उससे फायदा अगर कुछ हुआ था तो बस गाय और प्रिस्का के रिश्ते को ही हुआ था, क्योंकि इनका मनमुटाव दूर हो गया था। गाय को तो अब याद भी नहीं था कि वो किस बात पर प्रिस्का से नाराज था। इधर मैडिक्स और ट्रेंट को आग जलाने के लिए कागज ढूंढने के दौरान एक डायरी मिलती है, जो शायद उनसे पहले आए हुए किसी और की थी। डायरी अब भी पढ़ी जा सकती थी, तो उसको जब वो चेक करते हैं तो उसमें एक गुमनाम शख्स ने अपनी रिसर्च लिखी हुई थी। बहुत से लोगों के नाम, पते और डिटेल्स थे, जो शायद उन लोगों के थे जो आइलैंड पर आकर मारे गए थे, जिन्हें आइलैंड पर धोखे से कभी लाया गया होगा। तभी ट्रेंट को दूर से शाइन करता हुआ कुछ दिखता है, तो वो समझ जाता है कि कैमरे से कोई उन पर नजर रख रहा है। अब ट्रेंट के दिमाग में एक आइडिया आता है, वही आइडिया कि अगर वो लोग एक मेटल कवर बना लें जो उनकी बॉडी को ढक सके, तो वो आइलैंड के प्रभाव को कुछ कम रखते हुए जंगल तक पहुंच सकते हैं बिना बेहोश हुए। पर ये सिर्फ एक विचार था, इस पर कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि आइलैंड पर ऐसी एक भी मेटल की चीज या मेटल शीट नहीं थी जिससे ऐसा कि वो कुछ बना पाते। लगभग इसी समय उधर चार्ल्स गाय पर चाकू से हमला करने लगता है। उसने अपना चाकू ढूंढ लिया था और गाय की जान अब मुश्किल में थी, क्योंकि उसकी नजरें भी जवाब दे रही थी और उसकी बॉडी भी। तो प्रिस्का अब आइलैंड पर पड़े जंग लगे चक्कुओं में से एक उठा लाती है। बच्चों को छुपने को कहकर वो चार्ल्स के हाथ पर बस जरा सा कट लगा देती है जंग लगे चक्कू से। तो चार्ल्स अब ब्लड इन्फेक्शन से एक बहुत ही भयानक मौत मारा जाता है। उसका ब्लड इन्फेक्शन 1 मिनट के अंदर ही इतना बढ़ जाता है जितना कि 1 महीने में या 2 महीने में बढ़ता, वो भी अगर वो इलाज न कराता। इस तरह से चार्ल्स की भी बहुत भयानक मौत होती है। इधर मैडिक्स और ट्रेंट जहां छुपे थे उसी गुफा में क्रिस्टल भी छुपी हुई थी, वो भी सदमे में थी, तो वो इन पर पत्थर मारने लगती है। पर एक भारी सा पत्थर वो ऐसा उठा बैठती है कि कैल्शियम की कमी से कमजोर उसकी हड्डियां टूट जाती हैं। फिर लगातार जुड़ती टूटती हड्डियों की वजह से उसकी बॉडी की शेप बिल्कुल एक ऑक्टोपस की जैसी हो जाती है। वो बेचारी और कितना सहती, तो अब उसकी भी मौत हो जाती है। गाय और प्रिस्का का बुढ़ापा अब साफ साफ नजर आ रहा होता है इनके बच्चों ट्रेंट और मैडिक्स को। फाइनली पहले तो चार्ल्स और फिर प्रिस्का की भी पीसफुल डेथ हो जाती है। सूरज उगने
तक हम देखते हैं कि ट्रेंट और मैडिक्स भी पूरी तरह जवान हो चुके होते हैं। खोने को तो कुछ रहा नहीं था। तो फ्रेंड्स, ऐसे में मन के साथ एक ऐसी सिचुएशन आती है जब दिमाग सोचता है कि जब हाथ में कुछ है ही नहीं तो क्यों ना जिंदगी के बचे हुए वक्त को हम एंजॉय करें, क्योंकि शाम होने तक तो इन दोनों को भी मर ही जाना था। तो सारी टेंशनें भुलाकर ट्रेंट और मैडिक्स अब सेंट कैसल बनाने लगते हैं, क्योंकि इतने बड़े होकर भी थे तो वो बच्चे ही। वो समझ चुके होते हैं अब तक जिंदगी का एक सच की जिंदगी में टेंशन कभी खत्म नहीं होती, पर एंजॉय करना फिर भी जरूरी है। हर हाल में खुश रहना बहुत ही जरूरी है। मरने से पहले मर मर के जीना बहुत हुआ सोचकर वो दोनों अब आज को जीने लगते हैं। तभी ट्रेंट को याद आता है कि इडलिप ने उसे एक सीक्रेट मैसेज लिख कर दिया था। वो उसे डिकोड नहीं कर पाया था तो उसे वो अब डिकोड करने लगता है। तो उसमें इडलिप ने लिखी थी एक बहुत ही अजीब बात कि उसके अंकल को कोरल पसंद नहीं है। दोनों समझ जाते हैं कि तैर कर दूर जाने के बजाय उन्हें कोरल रीफ में जाकर देखना चाहिए, क्योंकि उनका नन्हा दोस्त चाहता है कि वो दोनों जाकर कोरल को चेक करें। दोनों तैर कर वहां जाते हैं तो कोरल में इन्हें एक गुफा मिलती है, और ये गुफा बिल्कुल उस मेटल ट्यूब जैसी थी जो एक अच्छे स्पेस सूट जैसे अंतरिक्ष से पृथ्वी में री एंटर होने के दौरान इनकी बॉडी पर पड़ने वाले टाइम के डायरेक्ट प्रेशर को रोकती चली गई। और जब गुफा के दूसरे छोर से ये दोनों निकले तो आइलैंड से दूर टाइम की नॉर्मल स्पीड वाली दुनिया में आ चुके थे। वॉरेन एंड वॉरेन द्वारा इन्हें डेड मान लिया जा चुका था और वॉरेन एंड वॉरेन में नए शिकारों को आइलैंड पर लाने का काम भी शुरू हो चुका था। मूवी के एंड में अब हमें पता चलता है कि खाने और जूसेस में नई खोजी हुई दवाइयां मिलाकर चुनिंदा बीमार मेहमानों को दी जा रही थी, और फिर उन्हें आइलैंड के उस हिस्से में ले जाकर उनकी बीमारी पर नई दवा का असर दिखा जाता था। दूर से उन पर नजर रखी जाती थी, क्योंकि आइलैंड पर वक्त जल्दी बीतता था तो वहां टेस्ट के नतीजे जल्दी मिल जाते थे। वॉरेन एंड वॉरेन में सभी इसे सही मानते थे, चाहे निर्दोष लोगों की बलि चढ़ाना इस सब का एक हिस्सा था। उन्होंने पेट्रिशिया के जरिए मिर्गी की नई दवा तो खोज ली थी, लेकिन अब भगवान की लाठी साइलेंटली इन पर पड़ने वाली थी, क्योंकि ट्रेंट और मैडिक्स बचकर आ गए थे। इनके पास गुमशुदा लोगों के नाम और डिटेल्स वाली वो डायरी भी थी, जिसकी मदद से ये लोग पुलिस का छापा होटल पर पड़वाने में अब कामयाब हो जाते हैं। सब जानकर चौंक जाते हैं कि धरती पर ही एक ऐसी जगह है जहां वक्त नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज चलता है। सब तो इसे जानना चाहते थे, पर ट्रेंट और मैडिक्स नहीं। वो तो बस ये सोच रहे थे कि उनकी फैमिली उन्हें देखकर क्या सोचेगी, क्योंकि 3 दिन पहले वो बिल्कुल छोटे बच्चे थे। इस आइलैंड के प्रभाव को भी मैं एक्सप्लेन जरूर कर सकता हूँ फ्रेंड्स, और करूंगा ही, पर वो अगले से अगले वीडियो की बात होगी। उसी में मैं ये बताऊंगा कि आइलैंड की चट्टानों पर टाइम का ऐसा रहस्यमय प्रभाव क्यों छाया हुआ है। उसके पीछे मैं एक साइंटिफिक थियरी आपको बनाकर दिखाऊंगा। आप सुनकर समझकर ये बताना कि मेरी थियरी सही है या नहीं। फ्रेंड्स, उस वीडियो के आने तक और उससे पहले अगला वीडियो आने तक के लिए नमस्ते। अरे हाँ फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। कुछ स्वीट सा कमेंट करेंगे तो और भी बढ़िया। अच्छा तो फ्रेंड्स, अब चलता हूँ, अगला वीडियो लेकर जल्द हाजिर होता हूँ। तब तक के लिए नमस्ते।